Hello magical minds, welcome to all on Edu Attack study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिटेल्स को, क्या ओरिजिन है, किस तरह से आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था, क्या इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एज वेल एज ये किस तरह के रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। हम सभी जानते हैं जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है यानी कि सारे बैंक्स को कंट्रोल करना, इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन शॉर्ट हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, जो कि एक सेंट्रल बैंक है। लेकिन क्या आपको पता है जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तो आरबीआई जो था वो एक प्राइवेट ओन बैंक था। लेकिन जब यहाँ से अंग्रेज चले गए, क्योंकि ये 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, हम कह सकते हैं उस टाइम अंग्रेजों का पूरा यानी कि अंग्रेज जाने की ही तैयारी थे, लेकिन उनका डोमिनेंस जो था अभी भी था। 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, भारत में अपनी सरकार बनी, तो इसको नेशनलाइज किया गया। यहाँ पे हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई जो कि अब एक सेंट्रल बैंक है, जिसका मेन काम ये है, इंडिया में एक सारे बैंक्स का एक एपेक्स बॉडी है जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह से अच्छा कर सके उसके लिए काम करता है, एज वेल एज बैंकिंग सिस्टम को किस तरह से हम फॉरवर्ड लेके जा सके उसके लिए काम करता है। और जो ओन किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। रेगुलेटरी बॉडी है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज कंट्रोल करता है, इशू करता है, मेंटेन करता है मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो ये है कि बैंक नोट्स को इशू करना, मेंटेन करना, किस चीज को? रिजर्व को, विथ व्यू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, एंड प्रमोट करता है क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम को इंडिया में टू इट्स एडवांटेज लेवल, एंड मेंटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी और कीपिंग इन द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, यानी कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से बढ़ा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा हर 6 महीने में या हर साल हर 3 महीने में आरबीआई अपने कुछ रिपोर्ट्स देता है, जिसमें ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट कितना जाएगा, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हो गया, बैंक्स को कितना रखना चाहिए, रेपो रेट क्या होगा, कैश रिजर्व कितना होना चाहिए, उन सब के परसेंटेज को ये भी बताता है, इन्फ्लेशन कितना होगा, डिफ्लेशन कितना होगा, ये सारे डिटेल्स को। कह सकते हैं कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से एक साउंड इकोनॉमी बना सके, जिससे कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो एक अच्छे इकोनॉमी में रहें, और जो कह सकते हैं कि इंडिया का जो आपका कह सकते हैं कि इकोनॉमी पोजीशन है वो किस तरह से और अच्छा हो सके। स्ट्रक्चर जान लेते हैं आरबीआई कैसे काम करता है। जो अगर सबसे बेस लेवल की बात करें तो सपोर्ट स्टाफ्स होते हैं, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, देन चीफ जनरल मैनेजर, देन प्रिंसिपल जनरल, चीफ जनरल मैनेजर, देन आते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर डेप्यूटी गवर्नर्स, देन गवर्नर्स, फिर आता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेता है उसी को इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ये सारे जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं प्रॉपर तरीके से, फॉर अ साउंड बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज इंडिया के साउंड इकोनॉमी के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर लें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक सबसे ज़्यादा मेन कमिटी है, यही डिसीजन लेती है आरबीआई और इंडिया के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, ओवरऑल कंट्रोल है इनका, डायरेक्शन देती है, जिसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं। जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, जो गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, एंड नॉट मोर देन 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं फॉर अ टेन्यूर ऑफ 5 ईयर्स, और उससे ज़्यादा नहीं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात कर ले तो 10 होते हैं, 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड से आते हैं, इकोनॉमी, एडमिन, पब्लिक अफेयर, हाँ ये सारी चीज़ें, इनकम टैक्स को जिसको नॉलेज होगा, ये सारी चीज़ों से। नॉमिनेट होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका जो पूरा
फंक्शन का टाइम होता है 4 साल होता है। दे आर हाईली इंटेलिजेंट, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 4 डायरेक्टर्स होते हैं, दो प्रेजेंट करते हैं। 4 जो लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई है, जिसमें एक डायरेक्टर नॉमिनेट होता है सारे 4 लोकल बोर्ड से, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, दो अपॉइंटेड बाय और नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लोकल बोर्ड की बात कर ले तो 4 जोनल ऑफिस है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दो कंट्रोल बाय लोकल बोर्ड फॉर ईच, एंड ईच ऑफ दिस लोकल बोर्ड कंसिस्ट करता है, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रीजनल इंटरेस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक के लिए। की फैक्ट्स बता लेते हैं। जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, वो सर ऑसबर्न स्मिथ थे। 1935 से लेकर 1937 तक इन्होंने काम किया। और इंडिया के एज अ इंडियन फर्स्ट गवर्नर बने आरबीआई के सीडी देशमुख। 1943 से लेकर 49 तक इन्होंने काम देखा। और श्री मनमोहन सिंह जी जो थे, ही वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड जो कि उन्होंने काम किया था एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई। और आरबीआई का जो एम्बलम है वो टाइगर और पाम ट्री है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 फुल्ली ओन सब्सिडरीज हैं, जिसमें है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट डीआईसीसीजी है। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि करेंसी को कह सकते हैं, जो नोट्स हैं उनकी छपाई करता है, प्रिंट करता है। फिर तीसरा है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें टेक्नोलॉजी से हम किस तरह से अपने बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी के सप्लाई को और इजी और अच्छा कर सकें। देन इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है। ब्रांचेस की बात कर ले तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई का है। सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई विच इज द मेन ऑफिस एंड हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का है। एंड दिस इज ऑफिस वेयर आरबीआई गवर्नर्स यहाँ पे अपने फंक्शंस को, अपने काम को कंडक्ट करते हैं। एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई इज कंट्रोल फ्रॉम जोनल ऑफिस। और यहीं से जितने भी आरबीआई के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डायरेक्शन और कंट्रोल किया जाता है। अब जोनल ऑफिस की बात कर ले तो कोलकाता जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मुंबई वेस्ट को, दिल्ली जो है नॉर्थ को, और जो चेन्नई है वो साउथ रीजन को। ब्रांचेस की बात कर ले, रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई अबाउट 22 रीजनल ऑफिसेस हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कंडक्ट करते हैं ऑफ आरबीआई एट द रीजनल लेवल। एंड दिस ऑफिस आर मोस्टली लोकेटेड इन द कैपिटल सिटीज ऑफ स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड है तो उसका आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है वो आपका देहरादून होगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। हाँ, देन अदर ऑफिस ऑफ आरबीआई, आरबीआई हैज अदर ऑफिस जैसे कि सारे प्रोमिनेंट सिटीज में होते हैं परफॉर्म, जो इनको स्पेसिफिकली जो टास्क दिए जाते हैं उसको कंडक्ट करने के लिए। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं जैसे रूरल प्लानिंग, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ट्रेनिंग सेंटर फॉर बैंकर्स एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखना किस तरह से बाहर में काम हो रहा है, उसको किस तरह से भारत में, भारत के रूरल और एज वेल एज अर्बन एरियाज में इम्प्लीमेंट करना। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। 2 तरह का काम होता है आरबीआई, एक होता है मॉनेटरी फंक्शन और दूसरा है जनरल फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन में जितने भी मॉनेटरी से रिलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है, जिसमें विथ मनी और मनी सप्लाई किस तरह से होनी चाहिए। एंड जनरल फंक्शन में बात कर लेते हैं तो रेगुलेट करता है बैंक। आरबीआई 1934 के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें और सारे जो आपके शेड्यूल बैंक्स हैं उसके लिए इंटरेस्ट करता है आरबीआई विथ पावर टू रेगुलेट द बैंक इन कंट्री। इन दिस कैपेसिटी आरबीआई परफॉर्म करता है, जैसे कि आपको कोई बैंक खोलना है तो बैंक के लिए लाइसेंस देना, प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितना होना चाहिए। देन मॉनेटरी फंक्शन में आते हैं इशू ऑफ बैंक नोट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी ऑफ नॉट सारे करेंसी को नोट इश्यूज करता है, लेकिन 1 रुपए को नहीं। 1 रुपए को कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट द आरबीआई, बट दे आर सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई इशू करेंसी नोट्स अंडर अ सिस्टम कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत इशू करता है करेंसी। फिर जनरल फंक्शन की बात कर लेते हैं तो प्रमोट करता है फंक्शंस। द आरबीआई वर्क्स टुवर्ड द प्रमोशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू फंक्शन, जैसे कि उन्हें अनेबल करता है एक्सपेंशन कैसे होना चाहिए कमर्शियल बैंक
बैंक्स का इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांच इन द कंट्री या भारत के बाहर कैसा होना चाहिए। प्रमोट करता है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत लोग बैंकिंग में नहीं विश्वास करते थे कि अपने पैसे को एक जगह हम कह सकते डिपॉजिट कर सके। लेकिन ओवर द टाइम जब फाइनेंशियल एजुकेशन भारत सरकार के द्वारा समझाया गया कि इसको रखने के ये फायदे हैं, हाँ इस पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, सो ओवर द टाइम जब कह सकते हैं कि एजुकेट किया गया फाइनेंशियल लेवल पे लोगों को, सो लोग अवेयर हुए, सो उसी को प्रमोट किया गया ये हैबिट को अमंग द पीपल ऑफ इंडिया कि हमें बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। फिर प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। एंड ऑब्वियसली बैंक से आपको एजुकेशनल लोन भी मिलता है, कई तरह के लोन मिलते हैं, कई तरह के आपको डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। फिर प्रमोट करता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। मॉनेटरी फंक्शंस की बात कर ले तो बैंक टू दी गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट करता है बैंकिंग एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। कैसे? जैसे कि मैनेज करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को और ट्रेजरीज को मैनेज करता है, डिपॉजिट रखता है भारत सरकार के लिए, लेंड करता है उधार देता है गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, बाय और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, गिव्स मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को भी। बैंकर्स बैंक, आरबीआई जो है बैंकर्स है कि सारे बैंकर्स का, जितने भी भारत में शेड्यूल बैंक है जैसे पीएनबी, एसबीआई, उन सब का बैंकर ऑफ द बैंक। अगर कोई बैंक को फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। फॉर एग्जाम्पल कीप रिजर्व ऑफ बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, रीडिस्काउंट देता है किस पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। Then lender of the last resort. It also acts as a lender of the last resort for the scheduled banks. Usually banks and other financial institution अपने में ही मनी का क्या कहते हैं उधार देना लेना देना करती है, लेकिन जब उनसे नहीं होता तो लास्ट में आरबीआई के पास जाता है जब फाइनेंशियल नीड की जरूरत हो जाती है। बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, हाँ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एससीबीज अप्रोच किसे करता है? आरबीआई को फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। कस्टडियन है और मैनेजर भी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एज वेल एज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी को। आरबीआई मेंटेन करता है रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि इंडिया की जो करेंसी की क्या वैल्यू है फॉरेन करेंसी के कंपेयर में। दिस फंक्शन ऑफ आरबीआई ऑल्सो हेल्प इन प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, इट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा आपका कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करता है, कैसा कब कितना होना चाहिए। एंड कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ मनी ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द नेशन। एंड दिस हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड हेंस स्टेबलाइज करता है जनरल प्राइसेस इन इकोनॉमी। करेंसी नोट्स की बात कर लेते हैं और प्रिंटिंग नोट्स क्या है। करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन 4 प्रेसेस इन इंडिया। ओके, पहला है नासिक में होता है प्रिंटिंग, फिर दूसरा आपका देवास एमपी, मैसूर कलकत्ता और सलबोनी वेस्ट बंगाल। ऑफ दिस नासिक एंड देवास जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है, लेकिन जो मैसूर और सलबनी है वो आरबीआई के द्वारा ओन किया जाता है थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड का है। कॉइन्स की बात कर लेते हैं तो 4 शहर मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। ऑल द 4 mints are owned by the government of India. अब as per the Indian Coinage Act 1906, coins can be issued up to the denomination of 1000 और RBI Act of 1934 करेंसी का डिनोमिनेशन कितना है? 10,000 तक। 1 रुपए का जो नोट है विच ओनली करेंसी नोट विच बियर द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस के, उनका उस पे सिग्नेचर होता है। बाकी जो आपकी करेंसी है उस पे गवर्नर ऑफ आरबीआई, all the other notes bear the signature of governor of RBI.
अब पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। पब्लिकेशन का मतलब आरबीआई के वो क्या क्या रिपोर्ट्स रिलीज करता है। पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हाफ ईयरली होता है हर 6 महीने में, जो बताता है कि कलेक्टिव असेसमेंट को ऑफ द रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। द रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस करता है इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स, कहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना होना चाहिए ना, ये सारी चीजों को बताता है। स्पेसिफिकली जब पूरा ग्लोबली फाइनेंशियल असिस्ट करके ये बताता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये भी हाफ ईयरली होता है, पब्लिश बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा ऑफ द आरबीआई। क्या प्ले रोल करता है इन डिटरमाइनिंग द पॉलिसी रेट्स रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। देन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्विस, जिसमें प्राइस सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, स्पेंडिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ये हाउस होल्ड से ज़्यादा आपका कह सकते हैं। फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, क्वार्टरली होता है, कंप्लाइज करता है जिसमें चेंजेस जनरल प्राइजेस एज वेल प्राइजेस ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ एज वेल एज इन द 1 ईयर का पूरा इसमें लेखा जोखा होता है। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाफ ईयरली होता है, कंटेन करता है डेवलपमेंट रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड, यहाँ पे ये आपको रिपोर्ट बताता है। ऑन द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अब देखिए हम भारत सरकार है तो हम बाहर के भी बैंकों से कुछ पैसे लेते हैं। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। हाँ, सो उससे लेने का क्या हमको कितना देना पड़ेगा, क्या उनका इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये सारी चीजों को भी यहाँ पे पूरा स्टडी किया जाता है। वाइसे वर्से रिजर्व एडुकेसी ऑफ रिजर्व कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए रिजर्व मैनेजमेंट का, स्टेटरी प्रोविजंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजों को यहाँ पे रिपोर्ट में शो किया जाता है, बताया जाता है। Then digital payment index, RBI DPI is based on 5 broad parameters हैं, पेमेंट enablers, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटली है उसको किस तरह से एनहेंस किया जा सके, इंक्लूसिव किया जा सके, सबके लिए बनाया जा सके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड एज वेल, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए। अब इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं आरबीआई, तो इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम कहाँ कहाँ से आता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनकम फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन टू प्रिवेंट द रूपी फ्रॉम एप्रिसिएशन, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर, रिटर्न फ्रॉम इट्स फॉरेन करेंसी एसेट्स दैट आर इन्वेस्टेड इन बॉन्ड इन ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक और टॉप रेटेड सिक्योरिटीज। क्या फॉरेन के बैंक को भी यहाँ पे अलाउ करता है आरबीआई, तो हाँ, अगर कोई फॉरेन का बैंक है उसको यहाँ पे अपना ब्रांच खोलना है तो वो आरबीआई उससे परमिशन लेगा, तो उसको लाइसेंस देगा, तो उससे भी ये अपना कह सकते हैं कि रेंट लेता है, उससे भी जो प्रॉफिट होता है उसमें भी कुछ इनका प्रोविजन होता है लेने का। इन रिटर्न फ्रॉम डिपॉजिट से क्या होना चाहिए, विथ अदर सेंट्रल बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया। रिटर्न फ्रॉम फॉरेन लेंडिंग टू बैंक्स फॉर एवरी शॉर्ट टेन्योर, मैनेजमेंट कमीशन से हैंडलिंग बोरिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजों को हैंडल कर रहा है उससे भी कमीशन लेता है। देन एक्सपेंडिचर, क्या खर्चे हैं, तो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर ऑन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, सैलरी ऑफ स्टाफ, कमीशन टू बैंक फॉर अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट, गिविंग कमीशन टू प्राइमरी डीलर्स फॉर अंडरराइटिंग सम ऑफ दिस बोरोइंग्स। हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1926 में रॉयल कमीशन, क्योंकि हम जानते हैं 1947 के पहले कौन था, ब्रिटिश राज था भारत में, उन्होंने 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस लाया, ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लेता है, हर टाइप के एग्जाम में। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हाँ, आप इंडियन इकोनॉमी सर्विस की प्रैक्टिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हिल्टन यंग कमीशन किससे रिलेटेड है, तो ये आरबीआई के स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड और 1926 में रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, विच रिकमेंड सेटिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उस टाइम की जो थी एक्सेप्ट की इसके रिकमेंडेशन को एंड पास किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, विच प्रोवाइड्स द स्टेट्यूटरी बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व का मतलब होता है कि एक एक पैसे का अमाउंट रेशियो वो सरकार के पास हमेशा रिजर्व रहना चाहिए, ठीक, कि उसकी जब अगर इकोनॉमी फ्लक्चुएट होता है और पैसों की जरूरत पड़ती है
तो इस सारी चीज़ों यहाँ से हम पैसे लेके इकोनॉमी में इन्फ्लक्स यानी कि डाल सकते हैं। देन हिस्ट्री, एज पर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट, द आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इन 1937 आरबीआई जो है परमानेंटली मूव हुआ था फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई, एंड जो इसका करंट ऑफिस भी अभी यही मुंबई है। फिर 1949 में आरबीआई, जो कि पहले ये एक प्राइवेट स्टेक होल्डर से नेशनलाइज होके एज अ फुल्ली फ्लेज एक सेंट्रल बैंक यानी कि गवर्नमेंट के अंडर हो गया। नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में, एक प्राइवेट ओन एंटिटी थी, एंड विच मीन्स इसके जो शेयर कैपिटल थे दे वर डिवाइडेड इनटू शेयर्स ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के पास था। लेकिन जब भारत सरकार बनी और भारत आजाद हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 लाया गया। एज पर इट्स प्रोविजन कहा गया कि जो ओनरशिप है आरबीआई का ट्रांसफर होगा किसको, प्राइवेट एंटिटी से टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड दिस इज कॉल्ड द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। यानी कि जब कोई इंस्टीट्यूशन है उसका 50% से ज़्यादा या गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है परसेंटेज या फुल्ली फ्लेज ले लिया जाता है उसको गवर्नमेंट के अंडर यानी कि आज से गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। सो वो एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो जाता है, वो एक सरकार की ओन कंपनी हो जाती है। आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ 1949 इट इमर्ज एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड नो लॉन्गर रिमेन अ बैंक इन द टेक्निकल सेंस। अब ये क्या बन गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक जिसे हम कह सकते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का सरप्लस यानी कि जो सरप्लस कह सकते हैं कि चलिए जानते हैं सरप्लस क्या होता है, जो आपका बचा हुआ पैसा होता है उसे सरप्लस कहते हैं। आरबीआई का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1/7 है ऑफ इट्स टोटल नेट इनकम, एंड द डिफरेंस बिटवीन आरबीआई इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में इनकम और खर्चा और जो पैसा आता है उसके बीच के पैसे को हम क्या कहते हैं, जो बचत होती है वो सरप्लस कहलाता है। एंड आउट ऑफ दिस टोटल सरप्लस आरबीआई होल्ड्स सम अमाउंट टू इटसेल्फ एज इक्विटी कैपिटल टू मेंटेन इट्स क्रेडिट वर्थनेस एंड पे टू द रेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1957 में आरबीआई ने अडॉप्ट किया मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशूइंग करेंसी नोट। इसी के अंतर्गत जो नोट्स इशू होते हैं, एज पर दिस सिस्टम टू इशू मनी द आरबीआई मेंटेन गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व कितने तक का, 200 करोड़ एज अ बैकअप। अब आउट ऑफ दिस अ मिनिमम ऑफ 115 करोड़ जो है वो गोल्ड के रूप में होना चाहिए। सो ये तो रहा फुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आरबीआई द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस, फंक्शंस, रिपोर्ट्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।